जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अब आपकी बात सही है कि लिटरेसी रेट की क्वालिटी को या इसको इंक्रीज़ करने के लिए अब क्या-क्या इकदाम उठाए जाएँ? अपनी तजवीज़ बताएँ ताकि हम थोड़ा-सा प्रोग्राम को वाइंड अप की तरफ ही लेके जाएँ। तो अपनी तजवीज़ बताएँ कि लिटरेसी रेट को कैसे इंक्रीज़ करना है और उसकी क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है? जी, बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अली साहब और आयल न्यूज़ का। मैं समझता हूँ कि जो वो आपने क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कैसा बढ़ाया जाए, क्वालिटी एजुकेशन कैसे आए। देखें, मुशर्रफ गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम किया। पीटीवी बहुत डाउन पे था। उन्होंने क्या किया कि 35 रुपीज़ 35 रुपये बिल के अंदर ऐड कर दिए। अब 35 रुपये से अब देखें 22 करोड़ आवाम है और कितने घर होंगे, कितने कनेक्शन हैं बिजली के। 35 रुपये से हिसाब से करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ। आज पीटीवी एक नहीं है, पीटीवी होम है, पीटीवी ग्लोबल है, पीटीवी स्पोर्ट्स, बहुत से चैनल आ गए। पीटीवी अपने पाँव पे खड़ा हो गया। रीज़न क्या है? उसको सिर्फ 35 रुपीज़ की समझे कि थोड़ी सी हेल्प मिली। आप यही एजुकेशन एमरजेंसी क्या करेंगे? बिल्कुल, पहले भी गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन की है। आप यही 50 रुपीज़ आप रख लें। अब 50 रुपीज़ अगर करेंगे, करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाएगा और उससे आपका लिटरेसी क्या हो जाएगा? जहाँ पे रूरल एरिया, स्पेशली रूरल एरिया, क्योंकि पाकिस्तान के रूरल एरिया में बहुत 51% रूरल एरिया में आपका लिटरेसी रेट है। स्पेशली बलूचिस्तान में तो और नीचे है, वहाँ पे 30% के करीब चला जाता है। या आपका सिंध का रूरल एरिया है या पंजाब का रूरल एरिया है, वहाँ पे बहुत अच्छे जो अपने अदारे हैं, जो प्राइमरी सेक्शन है या एलिमेंट्री है, सेकेंडरी सेक्शन को बेहतर किया जा सकता है। इसके अलावा जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको इफेक्टिव किया जा सकता है। अब जो बच्चा ग्रेजुएट है, स्पेशली बच्चियां हमारी जो हैं, जो ग्रेजुएट हैं, बीएस हैं, एमएससी हैं, उनका हक बनता है कि उनको जॉब दी जाए, उनको जॉब दी जाए। उनको कम से कम, हर ग्रेजुएट जो बच्ची है जो घर में बैठी है, उसको कम से कम एक मुकद्दस पेशा है टीचिंग का, उसकी तरफ रगबत दी जाए। एक और बात, मेरा जो पीएचडी का थीसिस था, उसमें मैंने पाकिस्तान और तुर्की का कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। आप हैरान रह जाएंगे कि तुर्की में क्या है कि 4 साल की ग्रेजुएशन है और 4 साल के बाद, ग्रेजुएशन के बाद 4 साल बताया जाता है जिसने टीचर बनना है कि आपने वो 4 साल हाउ टू टीच। लेट्स सपोज आपने बीएस फिजिक्स किया है तो आपने ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद अगर आपने टीचर बनना है तो 4 साल आपने ये सीखना है, जिसको बीएड प्रोग्राम हमने दिया कि ये सीखना है कि मैंने फिजिक्स पढ़ानी कैसे है, मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाना कैसे है। हमारी बात किस्म दी है कि हमने 9 मंथ का बीएड किया हुआ है। पहले पीटीसी थी हमारी, यानी कि जो लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज हैं टीचिंग के, जिसमें क्रिएटिविटी है आपके, उसके बाद क्या नाम है, फन लर्निंग है, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। ये मेथड हमने कभी टीचर को बताया नहीं, ना ही टीचर ये क्लासरूम में प्रैक्टिस करता है। और इसके बदले में क्या है कि बच्चे के अंदर इनोवेशन ही नहीं पैदा हो रही। जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब आपसे एक ये सवाल है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, एक तो हुकूमती भी इकदाम कर रही है, एक प्राइवेट सेक्टर लैदा इकदाम कर रही है उसको बेहतर करने के लिए। लेकिन आपने मैसेज हमारी नौजवान नस्ल को ये देना है कि नौजवान नस्ल ने इसमें क्या हिस्सा लेना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए नौजवान नस्ल ने क्या हिस्सा लेना है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। मैं समझता हूँ कि 92 न्यूज़ जो है, रॉयल न्यूज़ है, इसने बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि एजुकेशन को उन्होंने जो है प्रमोशन का, एजुकेशन को प्रमोट करने का और फिर बच्चों में, नौजवान नस्ल में इनोवेशन और मोटिवेशन के मैसेज लाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि रॉयल 92 न्यूज़ के बड़े अच्छे इकदाम हैं। तो जैसे आपने कहा कि क्वालिटी पे बात कर लेते हैं, तो मेरे भाई क्वालिटी एजुकेशन उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक आपका टीचर जो है वो प्रोफेशनली टीचर नहीं होगा। वो ना एक्सीडेंटली टीचर बना हो, ना इंसिडेंटली टीचर हो, ना वो एक्सीडेंटली हो, ना वो इंसिडेंटली हो, वो प्रोफेशनली टीचर हो। हमारा ये हाल है। आप देखें कि जो अच्छे टीचर हैं, मैं समझता हूँ कि जो टीचर हैं उनकी हम पाँव की हाँक भी नहीं है। मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ टीचर्स को जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। मेरे वालिद साहब भी टीचर थे, तो मैं यहाँ तक पहुँचा। मैं उन तमाम टीचर के जो टीचर हैं उनकी मैं समझता हूँ कि मेरे दिल में और मेरी रूह तक उनकी इज़्ज़त है, एहतराम है। लेकिन जो टीचर नहीं है, वो जो चीट कर रहे हैं कौम को, जो पढ़ाना नहीं जानते लेकिन फिर भी इस पेशे के साथ वाबस्ता हैं, वो इस मुल्क के भी साथ मुखलस नहीं है और इस कौम के साथ भी मुखलस नहीं है। वो टीचर जो नॉन प्रोफेशनल है, जो सिर्फ, अब देखें गवर्नमेंट सेक्टर है, हमारा अपना सेक्टर है, इसमें मैट्रिक लोग हैं, एफए लोग हैं, ठीक है, 90 और 80 की दहाई की अपॉइंटमेंट है। मुझे हैरानगी आती है कि गवर्नमेंट का जो 4-5 का सिलेबस है, स्पेशली 4-5 का मैं भी ले रहा हूँ, 3-4-5 का साइंस, मैथ और इंग्लिश, एक मैट्रिक आदमी, मैट्रिकुलेट जो हम कहते हैं, एसएससी जो है, वो कैसे उसको टीच कर सकता है? इससे बड़ी बात किस्मती क्या होगी?
कहाँ से क्वालिटी आएगी कि एक मैट्रिक आदमी जो है वो 3, 4, 5 को क्या लर्निंग देगा, उसकी क्या आउटपुट होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे आप देखें, मैं इसी को कहते हैं सोशल जस्टिस कैसे मुल्क में आए कि एमएससी लोग, बीएससी लोग, मास्टर डिग्री होल्डर घर में बैठे हैं या प्राइवेट सेक्टर में 5-7 हज़ार की जॉब कर रहे हैं और मैट्रिक बेस आदमी लाख लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं। इससे बड़ी बात किस्म की क्या होगी, कैसे क्वालिटी आएगी। अब देखें 1 लाख रुपया लेट्स सपोज एक टीचर जो है, प्राइमरी टीचर जो कि जस्ट मैट्रिक पीटीसी है या एफएसीटी है, वो 1 लाख रुपया या 80,000 रुपये सैलरी ले रहा है। अब चलो जो हमारी यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो जो काम काज तलाश कर लेती है, जो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बेटियां जिन्हें बीएस एमएस किया हुआ है, एमएससी की हुई है, उनका क्या कसूर है। इससे बड़ी सोशल जस्टिस की आप क्या, कहाँ जो सोशल जस्टिस आ गया। अब इससे क्वालिटी कैसे आएगी। जी, जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान के जो इमरान खान गवर्नमेंट का सबसे अच्छा जो स्टेप लिया है, इसको रिफॉर्म कह लें, एजुकेशनल रिफॉर्म कह लें, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, तो इसमें इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें प्राइवेट सेक्टर को पूरी सपोर्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऑलरेडी है, बेहतरीन उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन किया है। इससे क्या होगा, इससे कौमी यकजहती जैसे ठीक है वो पैदा होगी। नज़रिया पाकिस्तान जो है, जिस पे इस मुल्क की जिसको कहते हैं कि बेस बनी थी, वो जो है डेवलप होगी। फिर एक और तफरीक, जिसे आप डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं ना, डिफरेंसेस कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि एक गरीब बच्चा है या अमीर का बच्चा है, वो सेम सिलेबस सीख रहा है। अब उसका एक फ़ायदा क्या होगा कि लेट्स सपोज आप जब लेक्चरशिप का एग्ज़ाम देने जाते हैं ना पीपीएससी में, तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ आपने एमएससी फिजिक्स की है, अब हर एक का यूनिवर्सिटी का सिलेबस अलग है। अब पीपीएससी जो है वो पूरे सिलेबस में से एग्ज़ाम ले रहा है। अब बाज़ बच्चों ने सिलेबस की इसी सिंगल कैरिकुलम ना होने की वजह से उसका फ़र्क ये पड़ता है कि जो उसने सिलेबस पढ़ा ही नहीं होता, वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर सिंगल नेशनल करिकुलम हो तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। इसी तरीके से ओ लेवल, ए लेवल का जो बच्चा है, उसको आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं अपने सिस्टम से। या आपका जो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे हैं, अब देखें जो मैथमेटिक्स डी मैथमेटिक्स है आपका 6, 7, 8 का, उसको आप क्या कंपैरिजन करेंगे। अब यही मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का बड़ा ही अच्छा स्टेप है कि अगर वो इसको इम्प्लीमेंट, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इसकी तरफ बड़ा ध्यान दे रही है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो एक बहुत ही बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक रिफॉर्म्स होगा एजुकेशन सेक्टर में, और रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स को कह लें, अगर सिंगल नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाता है। जी नाजरीन, आपने जैसा कि देखा कि एसएनसी का कितना फ़ायदा है, इससे बच्चों में एहसास कमतरी का शिकार ख़त्म हो रहा है। तो हुकूमत की तरफ से ये कावश को सराहा जा रहा हर तरफ से। तो अगला क्वेश्चन मेरा डॉक्टर साहब से ये है कि कुछ बच्चे 8वीं क्लास को जब पास कर जाते हैं, जैसे कि प्राइवेट अदारों में ऐसा होता है कि 8वीं क्लास तक तकरीबन सारे ही पास होते हैं। उसके बाद जब बच्चा 9th क्लास में जाता है तो उसको ये नहीं पता चलता मैंने कौन सा सब्जेक्ट रखना है, आर्ट्स की तरफ जाना है, साइंस की तरफ जाना है या कंप्यूटर की तरफ जाना है। एक तो ये सवाल होगा। दूसरा सवाल, जब बच्चा मैट्रिक कर जाता है डॉक्टर साहब, उसके बाद जब वो 11th क्लास में आता है तो फिर भी उसको काउंसलिंग के बारे में समझ नहीं आ रही होती। मैंने एफएससी करनी है, आईसीएस करना है, किस तरफ जाना है, कौन सा अदारा सेलेक्ट करना है। उसके बाद तीसरा इसी तरह से सवाल है कि जब बच्चा 2nd ईयर को पास आउट कर जाता है, यूनिवर्सिटी में जाकर भी उसे मसला बन जाता है मैंने अब क्या करना है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बच्चों के कैरियर के हवाले से थोड़ा तजवीज़ दे ताकि बच्चों के लिए आसानी हो जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, क्या कमाल का क्वेश्चन किया है कैरियर काउंसलिंग का। कहता है अरिस्टोटल कहता है द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज़ स्वीट। कैरियर काउंसलिंग के अब देखें ना, मेरा एक ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितनी भी हमारी यूथ है, स्पेशली जो पढ़ी लिखी यूथ है, अगर वो बैकवर्ड पे गई है या वो कैरियर में बेहतर नहीं कर सके या वो जो बनना चाहते थे वो नहीं बन सके, उसके पीछे एक ही रीज़न होगी। किसी भी पढ़े लिखे जो 90 की दहाई का, 80 की दहाई के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, वो यही कहेगा कि मुझे अच्छा कैरियर काउंसलर लाइफ में नहीं मिला। अब देखें, मैं समझता हूँ कि एचईसी ने बहुत बड़ा काम किया। जब हम 90 की दहाई में थे तो बीए कर लें, बीएससी कर लें, बीकॉम कर लें। अब क्या है, अब सैकड़ों के हिसाब से बीएस के प्रोग्राम है। अब तो इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो बीएस जो है वो इतने बड़े ज़्यादा प्रोग्राम एचईसी ने लॉन्च किए हैं। फिर इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हो गई हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन स्कूल लेवल पे जो काउंसलिंग है, मैं समझता हूँ कि 9-10 के जो टीचर्स हैं हमारे, माशाल्लाह जो 9-10 को पढ़ा रहे हैं, या जो हमारे हाई स्कूल के हेड्स हैं,
जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें कम से कम जिस तरह हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए और उनमें कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए, इसी तरीके से कैरियर काउंसलिंग जो है कम से कम पेरेंट टीचर मीटिंग के साथ या जो स्कूल काउंसिल बनी उनके साथ एक प्रोग्राम जो है साल में लाजमी होना चाहिए, जिसमें बच्चों को, वालिदैन को, ये जो ट्रायंगल है पेरेंट्स टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और एक काउंसिल होनी चाहिए। जिस तरह के हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो सीईओ साहब हैं उन्होंने बड़े अच्छे ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन कायम की, उसके तहत बड़े अच्छे उसका जो है फीडबैक मिला। फिर उन्होंने स्कूल काउंसिल को इफेक्टिव किया, बहुत अच्छा। इसी तरीके से कैरियर काउंसलिंग जो काउंसलर्स हैं वो पेरेंट्स टीचर्स स्टूडेंट के दरमियान जो 9-10 के स्टूडेंट हैं कम से कम साल में एक प्रोग्राम हो, उसमें कोई अच्छा सा जो कैरियर काउंसलर है जो अपनी लाइफ में कामयाब हुआ है वो आए और बच्चों को बताए कि ये फील्ड जो है इस वक्त चल रहा है, ये BS प्रोग्राम है। और स्पेशली कॉलेजेस में जब बच्चा इंटरमीडिएट कर लेते हैं, FA FSC कर लेते हैं, पूरा एक सेशन होना चाहिए बच्चे के लिए और एक साल में एक प्रोग्राम लाजमी होना चाहिए ताकि बच्चे को पता हो कि मैंने क्या करना है। बच्चे को बेचारे को पता ही नहीं होता मैंने क्या करना है, वो क्या है कि देखा दिखाई, जी मेरे दोस्त ने इसमें एडमिशन लिया मैं भी लेता हूँ। उसका इंटरेस्ट जो है, फ़र्ज़ करें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें यही है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है ना उसी पे फोकस करना चाहिए। बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है तो उसको साइंस, बच्चा बायो की तरफ जाना चाहता है, जो बच्चे की विलिंग है उसकी तरफ ही हमें लेकर जाना चाहिए। जो बच्चे की इनोवेशन है, इनके स्टूडेंट सेंटर्ड ही होना चाहिए ये कैरियर काउंसलिंग जो है। तो इस पर वर्क करने की भी ज़रूरत है और इसको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज़ और बहुत एहसन अंदाज से तलीम के बारे में रोशनाई फरमाई। उन्होंने जितनी ज़्यादा अच्छी तजवीज़ दे सकते थे उन्होंने दी। उम्मीद करते हैं कि नाजरीन को डॉक्टर साहब की ये वीडियोज़, ये प्रोग्राम हमारा पसंद आई होंगी, डॉक्टर साहब की तजवीज़ पसंद आई होंगी। जितना हमसे हो सका, जितना हमें आज के प्रोग्राम में टाइम मिला, हमने आप तक तजवीज़ें पहुँचाईं। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब से नेक्स्ट टाइम मिला तो डॉक्टर साहब की मज़ीद रोशनाई दोबारा कराएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी सजेशंस और अपने सवालात कमेंट्स में लाजमी बताइएगा ताकि मज़ीद हम इसको बेहतर कर सकें। डॉक्टर साहब, आपका अपना कीमती वक्त टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया रायल न्यूज़ 92 का और मोहम्मद अली शहबाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।